दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपके YouTube चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम भक्ति काल का एक वीडियो डाल चुके हैं और उसके पहले हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल से संबंधित कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और इसके पहले जो हम लोग एक एक नंबर के क्वेश्चन से 125 नंबर तक के क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं भक्ति काल में। आज हम लोग भक्ति काल के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 से क्वेश्चन नंबर 185 तक। यानी कि हम लोग लगभग इसमें 35 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इसके पहले का वीडियो अगर आप देखे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ क्वेश्चन का जो श्रृंखला है ये बहुत शानदार है, जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, उसमें से इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सामान्य से लेकर के विशिष्ट हर प्रकार के प्रश्न आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग अब जो भक्ति काल के जो दूसरा भाग है, क्वेश्चन नंबर 126, यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए 126 नंबर का जो क्वेश्चन है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्व से भरी चौपाइयां कही गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 26 नंबर का जो प्रश्न है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट या कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी, अखरावट। अखरावट इनकी एक रचना है जो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधित तत्वों की चौपाइयां में ये लिखा गया है और ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। 27 यानी 127 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, कयामत का, संसार का या फिर सिद्धांत का? सही उत्तर होगा बी यानी कयामत का। 128 नंबर का जो क्वेश्चन है, पद्मावती के पिता का क्या नाम था? रत्नसेन, गंधर्वसेन, कुमारसेन या फिर राघव चेतन? सही उत्तर होगा बी, गंधर्व सेन। 129 नंबर देखिए, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक हंस का, एक ब्राह्मण का, एक तोता का या एक दूत का? सही उत्तर होगा सी, एक तोता का। रत्नसेन कहाँ का राजा था? मेवाड़ का, चित्तौड़ का, दिल्ली का या फिर ग्वालियर का? तो सही उत्तर होगा बी, चित्तौड़ का। ठीक। आइए 131 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? तो ए है पद्मावत, बी मधुमाल मृगावती, सी हंस जवाहिर और डी मधुमालती। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पद्मावत। ठीक। 132 नंबर, भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटामह चंद देखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? इस तरह की पंक्ति पीजीटी में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीजीटी के लिए। ए है हंसावली, बी चित्रावली, सी ज्ञानदीप और डी पद्मावत। तो ये पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत की पंक्तियां हैं। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? 133 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मृगावती को, मधुमालती को, पद्मावत को या फिर सत्यवती कथा को? सही उत्तर होगा सी, पद्मावत को। 134 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? पद्मावत में है, चित्रावली में है, ज्ञानदीप में है या फिर हंसावली में है? इसका सही उत्तर होगा ए, पद्मावत में। ठीक। 135 नंबर का क्वेश्चन, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा, क्या आप बताएंगे? विकल्प है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। इसका सही उत्तर होगा डी यानी जहांगीर। जहांगीर का प्रशंसा जो है कि उस्मान की चित्रावली में किया गया है। चित्रावली 136 नंबर का क्वेश्चन, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर की, सिंघल द्वीप की, मलय की या फिर जम्बू द्वीप की? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए, रूपनगर की। रूपनगर की जो है कि राजकुमारी थी चित्रावली। 137 नंबर देखिए, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है?
5, 7, 8 या फिर 6? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि 7। 138 नंबर, कहाँ मानसर चाह सोपाई पारस रूप यहाँ लगी आई, यह पंक्ति किस कवि की है? उस्मान की है, जायसी की है, कुतबन की है, फिर मुल्ला दाऊद की है? तो सही उत्तर होगा बी, जायसी की। ठीक है, आइए 139 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 139 नंबर का जो क्वेश्चन है, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत के 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, हर परीक्षा में लगभग अक्सर पूछा जाता है कि विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का जो वर्णन ये पद्मावत में किए हैं, किस महीने से शुरुआत किए हैं, ये आपको बताना है। चैत से, वैशाख से, जेठ से या फिर आषाढ़ से? तो इसका सही उत्तर होगा आषाढ़, डी, यानी आषाढ़ से। 140 नंबर, हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दाऊद या फिर मंझन? तो दोस्तों हंस जवाहिर के जो रचयिता हैं, इसका सही उत्तर है बी, कासिम शाह। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना आध्यात्मिक रूपक है? 141 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कथा चित्रावली या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद के आध्यात्मिक रूपक है। 142 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यानक काव्य में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? सूरदास पंजाबी का, ईश्वरदास का, नंददास का या फिर छिताई का? तो सही उत्तर होगा ए, सूरदास पंजाबी का। 143 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? पाटड़ की, गुजरात की, उज्जैनी की या फिर कर्नाटक की? सही उत्तर होगा ए, पाटड़ की। 144 नंबर का क्वेश्चन जो है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? पद्मावत में, हंसावली में, माधवानल कामकंदला में या फिर किसी में नहीं? तो सही उत्तर होगा आपका सी, माधवानल कामकंदला में। इसमें कामदेव की स्तुति की गई है। 145 नंबर देखिए, पद्मावत का रचना काल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर पूछा जाता है। पद्मावत का रचना काल क्या है? 927 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1540 ईस्वी या 1660 ईस्वी? सही उत्तर होगा आपका सी, 1540 ईस्वी। 146 नंबर देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य रस क्या है? प्रमुख रस क्या है? शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या फिर वीर रस है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, श्रृंगार रस। यानी सूफी काव्य परंपरा का जो प्रमुख रस है क्या है? श्रृंगार रस है। इसके बाद 147 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 147 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा के लिए हुआ है? संत काव्य में, किरण काव्य में, सूफी काव्य में, फिर राम काव्य में? सही उत्तर होगा आपका सी, यानी कि सूफी काव्य में। 148 नंबर देखिए, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? पद्मावत में जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीरामन का, सैयद अशरफ का, ख्वाजा निजामुद्दीन का या फिर कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा बी, सैयद अशरफ का। सैयद अशरफ का उल्लेख उन्होंने पद्मावत में किया है। 149, यह तन जरो छार के कहो कि पवन उड़ाए, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? यह पंक्ति जो है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? पद्मावत की है, चित्रावली की, मधुमालती की या फिर मृगावती की? सही उत्तर होगा आपका ए, पद्मावत की। ठीक है ना। 150 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 150 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या है देखिए, लखन सेन पद्मावती की कथा के लेखक कौन है? कुतबन है, दामोदर कवि है, ईश्वरदास है, फिर जान कवि है? इसका सही उत्तर होगा बी, दामोदर कवि। 151 नंबर, उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की है? कालिदास ने, भवभूति ने, माघ ने या फिर श्रीहर्ष ने? यह संस्कृत से संबंधित ये रचना है और ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भवभूत ने। उत्तर रामचरित नाटक की रचना जो है कि भवभूत ने की है। ठीक है ना।
52 नंबर का प्रश्न, प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है? प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है आपको बताना है। आचार्य विश्वनाथ हैं, भवभूत हैं, जयदेव हैं या फिर कालिदास हैं? तो सही उत्तर होगा ए जयदेव। प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। ठीक है ना। चलिए अब 151 नंबर का 153 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 153 नंबर, स्वयंभू के राम काव्य का नाम क्या है? स्वयंभू जो राम कथा का जो वर्णन किए, राम कथा की से संबंधित जो पुस्तक है, राम कथा काव्य का क्या नाम है आपको बताना है। ए पौमचरियु, बी महापुराण, सी उत्तर पुराण या फिर डी रामचरियम? तो सही उत्तर होगा आपका ए पौमचरियु। 154 नंबर देखिए, आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम बताइए। आधुनिक काल में रचित, ये क्या पूछा जा रहा है? आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, साकेत है या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साकेत। देखिए फंसाने वाला प्रश्न है कि आधुनिक काल में बहुत सारे लोग रामचरितमानस को ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है और भक्ति काल के कवि थे। रामचंद्रिका भी भक्ति काल में लिखी गई, हालांकि रामचंद्रिका के रचयिता जो केशवदास वो रीति काल से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए 155 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु नानक का जीवन काल क्या है? ए 1469 से 1538, बी 1574 से 1682, सी 1398 से 1518 और डी 1368 से 1468। इसका सही उत्तर होगा ए 1469 से 1538 ईस्वी। 156 नंबर, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्बार्काचार्य के सिद्धांत पूछा गया है, किस सिद्धांत का प्रवर्तन इन्होंने किया है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? इसको आप हमेशा याद रखिए। इसका उत्तर होगा सी द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किए हैं। 157 नंबर का प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से? पुष्टि मार्ग का संबंध जो है किस दार्शनिक मत से है? अद्वैतवाद से है, द्वैतवाद से, शुद्धाद्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से? सही उत्तर होगा सी शुद्धाद्वैतवाद से है, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है ना। आइए 158 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 158 नंबर का जो क्वेश्चन है, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? सिद्ध संप्रदाय, गोरख संप्रदाय, कबीर पंथ या फिर निरंजनी संप्रदाय? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक परीक्षा के लिए आप इसको हमेशा याद रखिए। तो यह है आपका डी निरंजनी संप्रदाय जो है, यह नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी है। 159, ज्ञान समुद्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास या फिर पीपा? तो सही उत्तर होगा सुंदरदास। सुंदरदास जो है कि ज्ञान समुद्र के रचयिता हैं। इनमें से 160 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? दादू दयाल के शिष्य कौन है आपको ये बताना है। कबीर, नानक, हरिदास या फिर सुंदरदास? तो सही उत्तर होगा आपका डी सुंदरदास। सुंदरदास जो है दादू दयाल के शिष्य है। 161 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर पूछा जाता है कि पद्मावत में पद्मावती जो किसका प्रतीक है? ये प्रतीक लेकर किस काव्य की रचना किए हैं? शरीर का है, मन का, हृदय का या फिर बुद्धि का है? सही उत्तर होगा सी, ये पद्मावती जो है हृदय का प्रतीक है। ठीक है ना। 162 नंबर का क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पद्मावत की रचना कब हुई? तो 1540 है, 1550 है, 1490 है या फिर 1580 है? तो होगा 1540 ईस्वी। ठीक है। 163 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 163 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 163 नंबर का जो प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? पद्मावत में, मधुमालती या फिर मृगावती या फिर चंदायन? ठीक है ना। तो मधुमालती में, इसका सही उत्तर होगा बी मधुमालती में। 164, ब्रजभाषा कवि
नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? रसमंजरी में, रूपमंजरी में, भंवर गीत में, या फिर उपयुक्त सभी में? सही उत्तर होगा बी, रूपमंजरी में। रूपमंजरी में जो है प्रेमाख्यानक का प्रभाव है। 165 नंबर देखिए, इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? कुंभन दास, सूरदास, नंददास या फिर कृष्णदास? सही उत्तर होगा सी, नंददास। 166 नंबर का जो क्वेश्चन है, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? सूफी संत का, नाथ पंथ का, सिद्ध संप्रदाय का, या फिर बौद्ध मत का? तो सही उत्तर होगा बी, नाथ पंथ का। ठीक है ना। अब 167 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 167 नंबर का क्वेश्चन है कि राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? राजकुमार ऋतुपर्ण, बहुत कभी कोई नायक पूछा जाता है तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने प्रेमाख्यानक काव्य में उसमें नायक और नायिका का नाम भी अक्सर पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऋतुपर्ण जो है किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? सत्यवती कथा का, हंसावली का, ज्ञानदीप का, या फिर चित्रावली का? तो सही उत्तर होगा ए, सत्यवती कथा का। 168, किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? शायद इसके पहले हम लोग पढ़े हैं। आखिरी कलाम, अखरावट, ज्ञानदीप और हंस जवाहिर? तो सही उत्तर होगा बी, अखरावट में। ठीक है ना, अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर लेकर के ये सिद्धांत निरूपण किया गया है। किस सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1503 ईस्वी में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचना 1503 ईस्वी में हुई? 169 नंबर का क्वेश्चन। पद्मावत, मृगावती, मधुमालती या फिर चंदायन? तो सही उत्तर होगा बी, मृगावती। 170, कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? इसको हम लोग देख लेते हैं। 170 नंबर का जो क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से आपको देखना है। ए है पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चंदायन। बी, चंदायन, मधुमालती, मृगावती और पद्मावत। सी, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। और डी, मधुमालती, पद्मावत, मृगावती और चंदायन। तो दोस्तों इसका सही जो क्रम है वह आपका है सी। सबसे पहले चंदायन का नाम आता है, जो कि बहुत सारे लोग ये पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं, बहुत सारे विद्वान। फिर मृगावती का आता है, कुछ विद्वान ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को जो है कि पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं। फिर उसके बाद से जायसी का पद्मावत का नाम आता है, फिर मधुमालती का नाम आता है। तो सही क्रम यही होगा। आइए 171 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन असत्य है? कुछ कथन सत्य है, केवल एक कथन असत्य है, इसी को आपको छांटना है। ए है जान कवि का समय 1612 से 1664 ईस्वी है। बी, माधवानल कामकंदला की रचना राजस्थानी में हुई। सी, नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रज भाषा में है। और डी, छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें से सी, कि नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रज भाषा में है। क्योंकि आप ये जान लीजिए, इसलिए यह गलत है क्योंकि ये ब्रज भाषा में नहीं, ये सारी रचनाएं प्रेमाख्यानक काव्य की अवधी भाषा में या फिर कुछ राजस्थानी में हुई हैं, लेकिन अवधी भाषा का प्रभाव इसमें ज़्यादा रहा है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा। 172 नंबर का क्वेश्चन, सो दिल्ली अस निबहुर देसु को न बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? इहलोक का, परलोक का, ससुराल का या फिर पीहर का? ये जो है कि पद्मावत की रचना है और इसमें जो है कि ये क्या बताया गया, परलोक का जो है कि यह बी आपका उत्तर होगा। परलोक का जो है कि यह एक प्रतीक है। ठीक है ना। आइए 173 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागमती कौन थी? 173 नंबर देखिए, नागमती कौन थी? जायसी की पत्नी, पद्मावती की सखी, रत्नसेन की रानी या फिर इसमें से नहीं? तो सही उत्तर होगा सी, रत्नसेन की रानी थी। ठीक है ना। 174 नंबर देखिए, सोधन बिरह जरि मुई तेहिक धुआं हमलाग में धन शब्द किसके लिए आया है? धन शब्द किसके लिए आया? पद्मावती के लिए, नागमती के लिए, मधुमालती के लिए, फिर मृगावती के लिए? तो यह जो है कि नागमती के लिए इसका वर्णन
किया गया, धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 175 शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई? शेरशाह सूरी के समय कौन सी प्रेमाख्यानक की रचना हुई? मृगावती की, मधुमालती की, अनुराग बांसुरी की या फिर पद्मावत की? तो पद्मावत की रचना ये शेरशाह सूरी के समय में हुई थी। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। 176 मोहिका हंसस की कोहरें, यह पंक्ति किस कवि की है? यह हमेशा पूछा जाता है। इसके पहले हम लोग इसके पहले एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह पंक्ति पूछा गया है और अक्सर हर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। 176 नंबर का जो प्रश्न है इसको हमेशा याद रखिएगा। मोहिका हंसस की कोहरें, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर की है, दादू की है, जायसी की है, सुंदरदास की है? इसके पहले वाले वीडियो हम बताए हैं कि एक बार जायसी को ये शेरशाह सूरी अपने दरबार में बुलाया था, तो जायसी चूंकि एक आंख के काने भी थे और इनका रंग रूप बहुत कुरूप था, इनको देख करके शेरशाह सूरी हंसने लगा। तो जायसी ने यही पंक्ति दोहराया कि मोहिका हंसस की कोहरई, कि माने तुम मेरे पर हंस रहे हो या कोहरई माने उस कुम्हार पे जिसने मुझे बनाया है, माने उस ईश्वर पे हंस रहे हो या मेरे पे हंस रहे हो। यह पंक्ति सुन करके शेरशाह बहुत लज्जित हुआ था, इसलिए पंक्ति अमर बन गई है। इसको हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए 177 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 177 नंबर का जो प्रश्न है, कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर टीजीटी, पीजीटी, बीएड या टेट, सुपर टेट कहीं भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? कबीर, सुंदरदास, संत रज्जब या फिर दादू दयाल? तो सुंदरदास, बी सही उत्तर होगा इसका, बी सुंदरदास। 178 कौन सा संत कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ था? इनमें जो चार जो विकल्प दिया है इनमें सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था? सूर, जायसी, कबीर या फिर हरिदास निरंजनी? तो सही उत्तर होगा सी, एक कबीर। इसमें सबसे पहले कबीर उत्पन्न हुए थे जो 1398 ईस्वी में पैदा हुए थे। बाकी सबका जन्मकाल उनके बाद का है। उसके बाद 179 नंबर का जो क्वेश्चन है, अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? दादू, रज्जब, सुंदरदास या फिर परशुराम चतुर्वेदी? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, रज्जब। रज्जब जो है अंगवधु के संकलन करता थे। आइए हम लोग अब 180 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का पात्र है? हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यानक का पात्र है? पद्मावत का, मृगावती का, चंदायन का, फिर हंसावली का? तो सही उत्तर होगा आपका ए, पद्मावत का। पद्मावत में हीरामन तोता का वर्णन हुआ है जिसको गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 181 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रामा, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको 181 नंबर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि जो द्वैत बात है, जो वाद है, ये वाद जो है उसके जो वाद के जो ये प्रणेता हैं उनसे उसका अक्सर सुमेलित कराया जाता है। तो देखिए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास और मध्वाचार्य, ये किस वाद से संबंधित हैं? ये किस वाद के प्रणेता हैं? इसका प्रवर्तन किया है? द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या सखी संप्रदाय? तो इसका उत्तर जो डी होगा, तो डी का मतलब हुआ, आप देखिए, यानी कि ए का 2, यानी रामानुजाचार्य जो है यह विशिष्टाद्वैतवाद का ये मतलब ये प्रवर्तक है। फिर बी का 3 वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है ना। सी का 4 स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है ना। और डी का 1 यानी मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद का प्रवर्तन किए हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। इस तरह से इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 182 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित कैसे करना है? कवितावली, चंदायन, बीजक, जपूजी, ठीक है ना। गुरु नानक, कबीर, तुलसी और मुल्ला दाऊद ये रचना है और उनसे सुमेलित करना है कवियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आप इसको सुमेलित करके देख लीजिए। ए का 3
मैंने एक का 3 का मतलब कवितावली का तुलसीदास, ठीक है ना। और बी का 4 यानी कि बी चंदायन का मुल्ला दाऊद, ठीक है ना। सी का 2 यानी बीजक का कबीरदास, ठीक है ना। और डी का 1 यानी जप्पू जी गुरु नानक देव का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होगा। 183 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बीजक पद्मावत विनय पत्रिका या मृगावती, या फिर पद्मावत बीजक मृगावती या विनय पत्रिका, या फिर बीजक मृगावती पद्मावत या विनय पत्रिका, या फिर डी विनय पत्रिका बीजक पद्मावत या मृगावती। तो सही उत्तर होगा आपका सी। क्या बीजक जो है, बीजक के बाद मृगावती, उसके बाद पद्मावत, उसके बाद विनय पत्रिका, ठीक है ना। यह आपको सही क्रम में आप इसको जानना होगा, ठीक है ना। 84 देखिए, आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ढोला मारू राधुहा सत्यवती कथा मधुमालती या चित्रावली, या फिर सत्यवती कथा मधुमालती चित्रावली या ढोला मारू राधुहा, या फिर मधुमालती सत्यवती कथा ढोला मारू राधुहा, या फिर चित्रावली, या फिर डी चित्रावली सत्यवती कथा मधुमालती या ढोला मारू राधुहा। तो इसका सही उत्तर होगा ए कि ढोला मारू राधुहा सत्यवती कथा और मधुमालती चित्रावली, ये सब एक क्रम में है, यह सही कालक्रम के अनुसार यही सही है, ठीक। 185 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 185 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी नायिका किस काव्य ग्रंथ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। कैसे, ए का 2 यानी कि मारवाड़ी जो है ढोला मारू राधुहा की नायिका है, इसका ढोला मारू राधुहा। दूसरा है बी का 1 यानी देवयानी ज्ञानदीप की, और सी का 4 यानी चंदा चंदायन की, ठीक। और डी का कामकंदला में डी का 3 यानी कि कामकंदला माधवानल कामकंदला की। तो इस तरह से इसका मिलान है। तो दोस्तों इस तरह से ये भक्ति काल का कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाया हूं, और आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। और ये सामान्य से लेकर के विशिष्ट क्वेश्चन का श्रृंखला आपको यहाँ मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और लाइक और शेयर करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मेरे परिवार का सदस्य बनेंगे, अर्थात अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरा हौसला बना रहेगा तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन राम काव्य से संबंधित, सूफी काव्य से संबंधित, कृष्ण काव्य से संबंधित, और इसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल में बहुत सारे वीडियो, जैसे कि आपका उपन्यास पर, कहानी पर, नाटक पर, एकांकी पर, रेखाचित्र पर, हर एक प्रकार का वीडियो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।